हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे करा रही हूँ यहाँ पे 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 एंड दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम काफी कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है दैट इज फ्लूइड्स इन मोशन, यानी कि जब भी कोई फ्लूइड मोशन करता है तो क्या क्या वहां पे प्रॉपर्टीज होती है। तो जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था क्या, विस्कोसिटी को। क्लियर? अब विस्कोसिटी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। हमने क्या कहा कि फ्लूइड इन मोशन, यानी कि फ्लूइड क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो वो किस तरीके से डिस्प्लेस होता है, तो उस कंसेप्ट पे बेस पे यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो। ओके, यानी कि जो भी आपका फ्लूइड है उसका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है। बेसिकली अगर हम सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो ये टू टाइप का होगा हमारे पास। एक तो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके, एंड नेक्स्ट वन जो होगा दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों क्या क्या होते हैं, इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले ना आप एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने दिमाग में रखिए। मान लीजिए कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है। ये एक ट्यूब है आपके पास, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम ना ये सपोज कर लेते हैं कि इस ट्यूब में यहाँ से लिक्विड जो है एंट्री कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो जब वो लिक्विड यहाँ से एंट्री करके एग्जिट होगा, इसका मतलब वो यहाँ से इस तरफ इस तरीके से आएगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो है उस लिक्विड का क्या है, यहाँ पे पाथ है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेती हूँ। एक ये वाला पॉइंट लिया मैंने, एक ये पॉइंट लिया और एक ये वाला पॉइंट लिया। 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। इनको मैं नेम दे देती हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब यहाँ पर आप डिस्कस करो, ये देखो कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है और हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v1, ठीक है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, v1। अब मान लीजिए वाटर के किसी पार्टिकल में, जिसको मैं यहाँ पर इस तरीके की शेप से यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इस पार्टिकल ने यहाँ एंट्री किया, ओके, और वो इस पॉइंट पे आ गया है। तो बच्चा जब भी वो इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 ही होगी, ठीक है। अब वो आगे मूव कर रहा है, तो अब वो यहाँ से शिफ्ट होके इस वाले पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, हम सपोज कर लेते हैं v2 होती है। और उसके बाद अगर वो थर्ड पॉइंट पे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, v3 होती है। अब जरूरी नहीं है कि ये किसी एक ही पार्टिकल की आप बात कर रहे हो। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में जितने भी पार्टिकल्स जाएंगे, ओके, जितने भी पार्टिकल्स जाएंगे सबकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर v1 होगी, इस पॉइंट पर आकर v2 होगी और इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगी, v3 हो जाएगी। यानी कि एक फिक्स पॉइंट पर जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो जब इस टाइप का कंसेप्ट हमारे पास होता है तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है, एक तरीके से मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो जो सेकंड पार्टिकल है वो यहाँ आ जाएगा। अब अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। कहने का मीनिंग है कि इस तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्प्लेस होते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस होते रहेंगे, आप देख पा रहे होगे एकदम स्ट्रेट लाइन जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ना भी मिले, जैसे कि हमने ये वाली शेप ली ट्यूब की, तो या तो हमें ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, या फिर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। मतलब एक इजी यहाँ पे पाथ होगा जिसको फॉलो करेंगे सारे पार्टिकल्स, लाइक दिस। तो बच्चा जब इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह का हमें पाथ देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं कि कोई भी लाइन क्या कर रही है, किसी भी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ओके, इंटरसेक्ट नहीं करती है, सब अपने अकॉर्डिंग चले जा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग फ्लो होते जा रहे हैं। बस पीछे से जो भी पार्टिकल आ रहा है वो फर्स्ट वाले पार्टिकल को फॉलो करता जा रहा है। तो इस तरह का जो फ्लो होता है आप उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ओके बच्चा। तो ये जो भी हमारे पास फ्लो होगा हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। यहाँ पर जो भी पाथ फॉलो किया जाता है, जैसे आपने देखा कि ये वाला पाथ यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है या फिर ये वाला पाथ यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, आप देख रहे हो कि ये वाला जो पाथ है आपके पास स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर आप क्या कहेंगे
कि ये आपके पास कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। तो चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व्ड लाइन हो, आप इसको यहाँ पर नेम देंगे स्ट्रीम लाइन। क्लियर? आप इसको क्या कहेंगे? पाथ को स्ट्रीम लाइन कहेंगे। तो ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपने क्या क्या देखा? आपने ये देखा कि जब भी यहाँ पे फ्लो होगा तो जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल को फॉलो करेगा, जो थर्ड पार्टिकल है वो सेकंड को फॉलो करेगा, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट आते जा रहे हैं वो अपने प्रीवियस प्रीसीडिंग पार्टिकल को क्या करते जाएंगे? फॉलो करते जाएंगे। ठीक है? तो जब वो फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, मतलब हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिए हैं तो यहाँ पे 3 होंगे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है? तो जो भी आप पॉइंट्स देखते हो तो उन पॉइंट्स पर फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी, तो इन पॉइंट्स पर जो भी वेलोसिटी होगी, चाहे कितने भी पार्टिकल्स आ जाएं, सबके लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। यानी कि फर्स्ट पार्टिकल पर ऑलवेज वेलोसिटी जो भी रहेगी लिक्विड के पार्टिकल की वो क्या रहेगी? v1, सेकेंड टाइम पे v2 रहेगी, थर्ड टाइम पे क्या रहेगी? v3 रहेगी। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमें ये नहीं मालूम कि ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे ये जो भी पाथ है, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पर यहाँ पे क्या करूंगी? टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगी। तो ये जो टेंजेंट लाइन है जिस डायरेक्शन में होता है वही उसी डायरेक्शन में क्या होता है? पार्टिकल की भी डायरेक्शन होगी। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया हमारे पास कि जो भी हम वेलोसिटी यहाँ पे देखते हैं पार्टिकल की, वो किसके थ्रू देखते हैं? टेंजेंट लाइन के थ्रू। ओके, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या ये जो लाइंस है या फिर ये जैसे हम ये जो फ्लो हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्या ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं कर रही है ना। क्यों नहीं करती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो आप बच्चे ये कहोगे कि अगर आपने देखा कि जो भी लाइंस है, मान लीजिए वो इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे ये इंटरसेक्ट कर गई है यहाँ पे, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की गई है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? देखेंगे कि जी जो भी लिक्विड है उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो आप क्या करोगे? इस वाले के लिए तो ये वाला टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर? और इसके लिए यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे। तो आपके अकॉर्डिंग सेम इसी पॉइंट पर जो भी लिक्विड है उसकी 2 डायरेक्शन हो गई है, एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन। इज इट पॉसिबल? नेवर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सेम पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी लिक्विड है उसकी वेलोसिटी 2 नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे जितनी भी आपके पास ये जो स्ट्रीम लाइन होती है, ये जो भी पाथ होता है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो बच्चों ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली एक ही बात है, क्या? कि जितने भी पार्टिकल्स आपके पास आएंगे वो सब क्या होंगे? उनकी वेलोसिटी क्या होती है? फिक्स होती है। लेकिन अलग अलग पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि v1 यहाँ, v2 यहाँ, v3, लेकिन सब जितने भी पार्टिकल्स इस पॉइंट से पास होंगे सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है? तो ये हमारा स्ट्रीम लाइन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब स्ट्रीम लाइन के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या? कि मान लीजिए ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, अभी तो आपने क्या कहा? आराम से ये एक दूसरे के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे के पाथ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो आप देखिए, आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पर लिक्विड है, तो कुछ पार्टिकल्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये जो मैं यहाँ पे एरो बना रही हूँ, आप समझिएगा कि यहाँ मैं वेलोसिटी बता रही हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद ये कहीं पे इस तरीके से, कहीं इस तरीके से, कहीं कैसे, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि कहाँ जाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पे भी स्पेस मिले वहीं पे चल दो। जैसे कहते हैं ना, तूफान आ जाता है ना, तो जब तूफान आता है तो क्या होता है कि जो भी हवाएं होती हैं क्या वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है? नहीं ना, मतलब उल्टे सीधे आगे पीछे हर तरीके से आपको वहां पे फेस करना पड़ता है। तो सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? लिक्विड के लिए हो जाता है। अगर लिक्विड जो है वो बहुत तेज फ्लो कर रहा है ना, मतलब बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि वो स्ट्रीम लाइन जो है वो उसको फॉलो नहीं करता। जैसे कि आपने कभी सुना भी होगा, सुनामी वगैरह, कैटरीना वगैरह, ये जो लहरें थी, ठीक है ना, ये जो तूफान देखने को मिले थे वो कब मिले थे? जब लिक्विड का जो फ्लो था, यानी कि वाटर का जो फ्लो था वो स्ट्रीम लाइन नहीं था। अगर स्ट्रीम लाइन होता तो वो आराम से फ्लो होता रहता, यानी कि जब वो एकदम उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो गई थी, है ना, हर एक पार्टिकल पर, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी डिफरेंट हो गई थी।
जो सेकंड पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसका मीनिंग ये हुआ था कि वो जो फ्लो आपको देखने को मिलता है उसको आप क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया है, और उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पे मैंने ना टेबुलर फॉर्म में जो भी इनके डिफरेंस है वो भी नोट कर दिए हैं, ताकि आप इजीली इनको नोट कर सके। क्योंकि बच्चा जो एग्जाम में कई बार एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिफरेंस पूछा जाता है इनके बीच में, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है। जैसे कि मैंने बताया, streamline flow of a liquid is that flow in which every particle of a liquid follows the path of its preceding particle। यानी कि हर एक पार्टिकल क्या करता है, अपने पहले वाले जो पार्टिकल है उसका पाथ जो है वो फॉलो करता है। लेकिन अगर हम टर्बुलेंट वाली बात करें, टर्बुलेंट फ्लो की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे का जो पाथ है उसको फॉलो नहीं करता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी पाथ होते हैं या जो भी एवरी पार्टिकल होता है वो क्या करता है, यहाँ पे इरेगुलरली मूवमेंट करता है। ओके, सो हम यहाँ मेंशन करेंगे टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच पार्टिकल मूव्स इरेगुलरली। ओके, इरेगुलरली। सेकेंड कंसेप्ट था हमारे पास कि जो भी पार्टिकल यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, एवरी पार्टिकल हैज द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पार्टिकल व्हाइल क्रॉसिंग थ्रू द पॉइंट। यानी कि किसी भी एक पॉइंट को जब वो क्रॉस करते हैं तो उस पॉइंट पर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में भी यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन में भी अपने प्रीसीडिंग वाले पार्टिकल के मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के क्या रहती है, इक्वल रहती है, मतलब सेम रहता है। लेकिन जब आप टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे तो टर्बुलेंट फ्लो में तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा पाथ को, अपने प्रीसीडिंग वाले को। नेक्स्ट टाइप का जो आपके पास कंसेप्ट है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो इज अकम्पनीड बाय स्ट्रीमलाइंस। यानी कि जो भी पाथ यहाँ पे फॉलो किया जाता है उसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो में तो जो पाथ है वो स्ट्रीमलाइन होता ही नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन में होता ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन फ्लो गिव्स वेलोसिटी। यानी कि जब भी जो भी आपके पास फ्लो है लाइक दिस, कि ये आपके पास फ्लो है, जैसे कि मैंने बताया इस पॉइंट पर अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो वेलोसिटी बताता है। एंड सेम कॉन्सेप्ट इज हियर कि अगर आपका यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो भी है, यानी कि कभी पार्टिकल की डायरेक्शन इधर है कभी इधर है, तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि मान लीजिए ये पार्टिकल आपका ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल मूवमेंट करेगा, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट लाइन क्या करेगी, वहां पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। ये सेम होता है दोनों के अंदर। नेक्स्ट, नो स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट वन पॉइंट टू वेलोसिटीज आर इम्पॉसिबल। ये हमने अभी देखा था कि जैसे कि अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपको ऐसे कर्व देखने को मिलेगा या फिर इस तरह का स्ट्रीमलाइन मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिलेंगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो मतलब उस पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो दो डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब वेलोसिटी टू डायरेक्शन में, एंड दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। लेकिन जब हम टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करते हैं तो बच्चा यहाँ पर जो भी आपने देखा कि पार्टिकल्स है ऊपर नीचे मतलब कहीं ना कहीं पे भी फ्लो करते रहते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि ये जो लाइन्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का। बच्चा एक डिफरेंस और है यहाँ पे, और वो क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर नहीं कर रही हूँ, मतलब मैंने इनके साथ आपको क्लियर नहीं किया है, वो मैं आपको अलग से क्लियर करती हूँ। देखो, आपने कहा कि जो भी आपका लिक्विड है अगर वो इजीली फ्लो हो रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, क्लियर। लेकिन अगर वो वेलोसिटी उसकी ज्यादा हो जाती है, ओके, मतलब वो ज्यादा जल्दी फ्लो होगा तो मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, और जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो आप उसे बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बीच में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में एक ऐसा आपके पास यहाँ पे फैक्टर है दैट इज द वेलोसिटी, जिसके बेस पर आप बता सकते हो कि जो भी लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या फिर टर्बुलेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, मतलब वेलोसिटी को कैलकुलेट करना कि वो जो आपकी जो बीच में है मतलब मिडिल में जो भी फैक्टर है दैट इज द वेलोसिटी, वो क्या है। तो हम यहाँ पर उस वेलोसिटी को बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का है, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्रिटिकल वेलोसिटी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर देती हूँ।
क्रिटिकल वेलोसिटी को जब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ही यहाँ पे आपको बताएगी कि आपका लिक्विड का फ्लो कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए या फिर वो टर्बुलेंट होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड, यानी कि जब तक कोई भी पार्टिकल है जब वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी तो वो वेलोसिटी अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज हो तो उस समय तक तो क्या होता है, फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। लेकिन अगर वो उस वैल्यू को क्रॉस कर जाता है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जो है जितनी भी होनी चाहिए थी वो वैल्यू अगर क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसका फ्लो वहां पे कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो कॉन्सेप्ट के बीच में आपने देखा कि आपको मिलता है क्रिटिकल वेलोसिटी, इससे बिलो अगर वेलोसिटी है लिक्विड फ्लो की तो वो हमारे पास कैसा फ्लो हो जाता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाता है। क्लियर। और अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे पास कैसा हो जाता है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हमें इसका मतलब वीसी जो है क्रिटिकल वेलोसिटी उसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो बच्चा जो भी हमारे पास लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है अगर हम यहाँ पर वी से डिनोट करते हैं तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे फर्स्ट नंबर होता है कि ये जो भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना उस पर डिपेंड करती है, लेकिन अभी आपको नहीं पता कि कैसे डिपेंड करती है, मतलब इनवर्सली है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, कैसे है आपको नहीं पता। तो जब आपको नहीं पता होता है तो आप क्या करते हैं, फिर आप डायमेंशन जो प्रॉपर्टी है मतलब डायमेंशनल यूजेस होते हैं ना वहां से हेल्प लेते हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पे ले लेते हैं कि सपोज किया कि इसकी एक्स पावर पर डिपेंड करती है वेलोसिटी। क्लियर, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। ऐसे ही हम कहते हैं कि जो भी यहाँ पे वेलोसिटी है वो यहाँ पे जो भी लिक्विड है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी पे भी फ्लो करेगी, क्योंकि भैया अगर लिक्विड जो है जितना पतला होगा उसकी मतलब वो फ्लो उतना आसानी से करेगा, और अगर लिक्विड थिक होगा तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि फ्लो स्लो करेगा। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रही है, और इसकी पावर हमने ले ली है y। क्लियर। एंड नेक्स्ट डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी। अब कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, मतलब उसको कोई कंटेनर तो चाहिए। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि वो एक ये जो ट्यूब है इस ट्यूब में से वो फ्लो करता है। ठीक है, तो जिस भी ट्यूब में से फ्लो करेगा उसका खुद का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, एंड लेट दैट द डायमीटर इज d। तो डायमीटर d है तो ये किस पे डिपेंड करेगा, d की पावर हो जाएगी यहाँ पे z। मतलब ये जो थ्री कॉन्सेप्ट है इन पर वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर आप इनको कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग तो आपको यहाँ पे मिलता है वेलोसिटी दिस इज प्रोपोर्शनल टू ईटा रेज टू द पावर x, डेंसिटी रेज टू द पावर y एंड डायमीटर रेज टू द पावर z। आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट जो है वो लगाते हैं, है ना। तो जो भी कांस्टेंट हम लगाते हैं उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं कैपिटल R से। क्लियर बच्चा। और बाकी की जो वैल्यूज है उनको एज इट इज लिख देते हैं, वेयर R ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, और बच्चों इसको हम यहाँ पे बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर होते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा फ्लो। कैसे डिपेंड करेगा, अब देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप डायमेंशनल यूज यहाँ पे लेंगे तो इसका मतलब इन सब की आपको डायमेंशन लिखनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है भाई, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m0 l1 t-1। याद है आपको, वेरी गुड। डेंसिटी यहाँ क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो m1 l-3 t0। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्या, ईटा जो है बच्चा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और यहाँ आपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। इसकी वैल्यू होती है मतलब डायमेंशन होती है m1 l-1 t-1। ओके, एंड डी इज द डायमीटर में ओनली डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, m0 l1 t0। तो ये जो भी आपके पास वैल्यूज आई है ना आप इन सबको ना अप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे, इसमें, ये इस इक्वेशन में, इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप यहाँ पे इन सबके डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले v दैट मीन्स वेलोसिटी m0 l1 t-1 इक्वल्स टू r ईटा कितना है, m1 l-1 t-1, m1 l-1 t-1 रेज टू द पावर x, एंड
डेंसिटी इज द m1 l माइनस 3 t 0 पावर y एंड लास्ट डायमीटर में ओनली L1 है तो मैं सिर्फ L1 लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप इनको ना यहाँ पे रीअरेंज कीजिए, तो जितने भी आप देख रहे हो कि m है यहाँ पे बेस, तो सबकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो m की पावर यहाँ 1 इंटू एक्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 इंटू वाई, और वहां पे तो m है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट l माइनस 1 इंटू एक्स हो गया, और ये माइनस 3 इंटू वाई हो गया, और वहां पे क्या है प्लस z, एंड t यहाँ पे क्या है माइनस x है, यहाँ y इंटू 0 0 हो जाता है, और ये आपको मिलता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर देखते हैं तो ये है आपके पास m0 l1 t माइनस 1 के। तो यहाँ पे आप इन दोनों इक्वेशन को, मतलब ये जो दोनों साइड से कंपेयर कर सकते हैं, तो चलो कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, तो बच्चे जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो पावर्स है ना उनको कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि बेस तो सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे पावर क्या है 0, यहाँ इसकी पावर क्या है x प्लस वाई। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू 0। बच्चे जो कांस्टेंट होता है उसकी तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड, एंड दिस इज इक्वल टू 1, एंड नेक्स्ट माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ चुका है ना, हम इनको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5th, 6th और 7th। और इक्वेशन नंबर जो 7th है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 7। माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 1, तो बच्चा x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। x की 1 जो वैल्यू है इसको यहाँ पे 5th में अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना, आप 1 रखोगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस 1 मिल जाएगी, क्लियर। अब आपको x और y दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 जो है इसमें अप्लाई कर दीजिए वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। x यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस 1 हो गया, यहाँ माइनस 3, और y कितना है माइनस 1, फिर प्लस z है, क्लियर, प्लस z, एंड दैट इज इक्वल टू 1। आप इसे सॉल्व कीजिए, माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 3 प्लस z इक्वल्स टू 1, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ आपके पास प्लस 2, ओके। ये प्लस 2 उसको वहां पे शिफ्ट कर दो, तो 1 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 1 मिल जाएगा, क्लियर बच्चा। तो आपको वैल्यूज मिली x दैट इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस 1। आप इन सब वैल्यूज को ना, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, तो देखो आपको क्या फॉर्मूला मिलता है बाय इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे मैं पार्टीशन के लिए ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। v that is the velocity equals to Reynolds number r eta, okay, और eta raised to the power x, x कितना है 1। next density and it has the power y that means minus 1, and last diameter that has the power minus 1. So we can write it like this, v equals to r eta upon rho d। तो ये बच्चा हमारे पास जो फॉर्मूला मिलता है ये किसका मिल जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का। हमें यही फॉर्मूला चाहिए था। इक्वेशन नंबर 8 जो है वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी को। तो अगर अब आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इस वेलोसिटी से कम होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी लिक्विड की वेलोसिटी, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और ये जो रेनल्ड्स नंबर है ना, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर टर्बुलेंट फ्लो। कैसे कि अगर यहाँ पे जो रेनल्ड्स है इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे होंगी बिटवीन 0 टू 2000, ठीक है, 0 से लेकर अगर 2000 तक वैल्यूज होती हैं तो आपके लिक्विड का फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर आपकी जो वैल्यू है रेनल्ड्स नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है 2000 आपने दिया ना लिमिट, अगर वो 2000 से 3000 के बीच में है, ओके, 2000 से 3000 के बीच में है, तो आपका लिक्विड यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हो रहा होता है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा होता है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो। और नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर आपका जो रेनल्ड्स नंबर है वो यहाँ पर 3000 से ज्यादा होता है
तो आपका लिक्विड का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। क्लियर बच्चा? तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो चुका है क्रिटिकल वेलोसिटी का, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।